नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूटीवी क्लासेस के अंदर। आज हम राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान भूगोल जो है उसका नाम जो है वो कहाँ से पड़ा, उसका विस्तार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कैसी जलवायु है, ये सभी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय कि राजस्थान का जो नाम है, जो राजस्थान होते होते कहाँ तक होते होते वो राजस्थान नाम उसका पड़ा है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले जो है वो बात करते हैं ऋग्वेद की, क्योंकि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की जब अपन बात करते हैं ना, तो ऋग्वेद के अंदर अपन के राजस्थान का जो है मिलता है नाम मिलता है ब्रह्मगढ़। क्या मिलता है? ब्रह्मगढ़। उसके बाद आता है रामायण, ठीक है। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और इस रामायण के अंदर जो है नाम आता है मरुकांता। राजस्थान का नाम क्या आता है? मरुकांता नाम आता है। उसके बाद राजस्थान के जो ग्रंथ है मोनोतनैणसी ख्यात, मोनोतनैणसी ख्यात, और एक और है एवं राजरूप। ये जो ग्रंथ है इसके अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान नाम मिलता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नाम मिलता है? राजस्थान नाम मिलता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों की बारी आती है तब क्या क्या नाम लेते हैं अपन? जॉर्ज थॉमस नाम लेते हैं, ठीक है ना। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का जो नाम है वो सन 1800 ईस्वी के अंदर क्या दिया था? राजपुताना नाम दिया था। क्या दिया था दोस्तों? राजपुताना नाम दिया था। इस इंग्लिश के अंदर देखो RAJPUTANA, राजपुताना नाम जो है जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। उसके बाद बात आती है कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान का आप इतिहास पढ़ रहे हो, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, तो दोनों के अंदर जो है कर्नल जेम्स टोड को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है राजस्थान के लिए रायतान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है। रायतान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है। अपन राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है सबसे ज्यादा पहले के प्राचीन के समय में कौन रहते थे? राजपूत ज्यादा रहते थे, ठीक है ना। तो मुगलों ने भी इसको क्या कहा है? राजपूतों का देश कहा है। मुगलों ने क्या कहा है इसको? राजपूतों का देश कहा। क्या कहा है? राजपूतों का देश, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि ये तो सब चलो कि पुराने हैं या किसी लिखावट में आ गए होंगे, ठीक है ना, पर जो लिखित प्रमाण है, जो अपने राजस्थान का लिखित प्रमाण है वो कहाँ है, उसके बारे में भी तो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले अपन जो है कर्नल जेम्स टोड की 2 किताबें हैं मुख्यतः, जिसके अंदर ये रायतान और रजवाड़ा नाम राजस्थान का मिलता है, ठीक है ना। तो वो किताबें जो है आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। किसकी है वो किताबें? कर्नल जेम्स टोड की किताबें हैं, ठीक है ना। पहली का नाम क्या है? पहली का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरी किताब का नाम याद रखना दोस्तों, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये 2 किताबें कर्नल जेम्स टोड की जो आपको याद रखनी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद बात आती है कि लिखित प्रमाण के रूप में कहाँ मिला था। तो लिखित प्रमाण के रूप में अपने को मिला था, वो मिला था बसंतगढ़ शिलालेख में, ठीक है ना। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर अपने को मिला था, ठीक है ना। बसंतगढ़ शिलालेख ये कहाँ मिला था भाई? ये मिला था खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर कहाँ है? सिरोही के अंदर है ये, ठीक है ना। और ये किस समय की बात है? ये बात है विक्रम संवत 682 की बात है। और ईस्वी की बात करें तो 625 ईसा पूर्व की यह ईसा की बात है, ठीक है ना। उस समय जो है चावड़ा वंश का शासक जो है वो कौन था?
चावड़ा वंश का जो शासक है वो कौन था? ब्रह्मलाद। कौन था? ब्रह्मलाद था। और उसमें उसकी भाषा जो है, शिलालेख की भाषा क्या थी? इस शिलालेख की भाषा थी संस्कृत। और इसकी जो लिपि है, लिपि क्या थी इसकी? बसंतगढ़ शिलालेख की कुटिल लिपि थी। क्या थी दोस्तों? कुटिल लिपि थी। ठीक है ना। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो है कीमल माता मंदिर के अंदर मिला था विक्रम संवत 682 में। ठीक है ना। उस समय चावड़ा वंश का शासक कौन था? ब्रह्मलाद नाम का व्यक्ति था। और उसकी जो शिलालेख की भाषा जो है वो संस्कृत थी और लिपि कैसी थी? कुटिल थी। और इसके अंदर जो है राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। अब कभी कभी जो है महान जो लेखक वगैरह थे, जो महान पुरुष वगैरह थे, जब इन्होंने उनको ये नाम मिला था तब कहा था कि ये किसी इंसान का नाम है। फिर बाद में जब इसका निर्णय लिया गया तब पता चला कि ये राजस्थान के बारे में ही कहा गया है। ठीक है ना। तो ये था सामान्य परिचय। तो भूगोल को पढ़ने से पहले अपन को राजस्थान के बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि कहाँ से ये राजस्थान जो है क्षेत्र अपने पास यहाँ पर आया था। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान की स्थिति जो है वो विश्व के अनुसार, महाद्वीप के अनुसार और देश के अनुसार कौन सी दिशा के अंदर है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान की स्थिति जो है वो विश्व के अनुसार कहाँ पर है, महाद्वीप के अनुसार कहाँ पर है और देश के अनुसार कहाँ पर है। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ है। विश्व के अनुसार, विश्व बोल दो या ग्लोब की स्थिति के अनुसार बोल सकते हो। ठीक है ना। तो विश्व के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की स्थिति के सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया? ग्लोब बना दिया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है ना। ये दक्षिण दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है। ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है ना। तो भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब के अनुसार यहाँ पर है। अब देखो, जहां पर भारत होगा वहीं पर क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है ना। तो भारत और राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब पर क्या हो गई? उत्तर पूर्व। ठीक है ना। अब देखना, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये लाइन ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है ना। इसके नीचे नीचे वाला जो ये भाग है, ये ग्लोब, आधा जो ग्लोब है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है ना। और जस्ट इसके ऊपर वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वाला जो गोलार्ध है ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, अपन को ये आधा ले लिया, ये आधा ले लिया। अब उसके बाद ये भी तो आधा लेना होगा, ये भी तो आधा लेना होगा ना। ठीक है ना। तो ये लाइन से इधर वाला जो भाग है वो पूरा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध दोस्तों कहलाएगा। ठीक है ना। और जस्ट इसके सामने वाला ये वाला क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ, ये वाला क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध यहाँ पर कहलाएगा ये। ठीक है ना। तो अब भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब के अनुसार क्या हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है ना। तो विश्व के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति आपको पूछ ले या भारत की स्थिति आपको पूछ ले तो आपको कौन सी दिशा बतानी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बताना है। क्या बताना है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बताना है। ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे महाद्वीप के अनुसार। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, अपना ही महाद्वीप है, क्या है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। तो महाद्वीप के अनुसार राजस्थान या भारत की स्थिति क्या है वो देखो। तो महाद्वीप के अनुसार जो है महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अनुसार जो है भारत की स्थिति क्या है वो देखो। तो ये अपन ने एशिया महाद्वीप बना लिया। ठीक है ना। ये ऐसे कैसे इसको 4 भागों में बांट दिया। तो भारत जो है वो महाद्वीप के यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण
दक्षिण दिशा है। तो महाद्वीप के अनुसार जो है राजस्थान या इस भारत की स्थिति क्या हो गई, महाद्वीप के अनुसार दक्षिण दिशा हो गई। क्या हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन देश के अनुसार कि देश के अनुसार जो है राजस्थान की स्थिति अब क्या है। इतनी देर तो अपन ने भारत का पता लगाया क्योंकि जहां भारत होगा वहीं पर राजस्थान होगा। अब बात करते हैं अपन भारत की, इसकी, ठीक है ना। तो भारत के अनुसार ठीक है, अब भारत के अनुसार देखो भारत जैसा ये बना लिया, ठीक है, इसको 4 भागों में बांट लिया। ठीक है, अब राजस्थान की स्थिति जो है वो यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये हो गई उत्तर और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है दोस्तों। क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान जो है स्थित है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। देखो विश्व के अनुसार जो है यह राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है भारत यहाँ पर है, स्थित है। ठीक है ना, उसके बाद महाद्वीप के अनुसार विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है ना, तो महाद्वीप के अनुसार भारत की स्थिति जो है वो क्या है, दक्षिण दिशा है। क्या है, दक्षिण दिशा है। उसके बाद आती है बात भारत के अनुसार राजस्थान राज्य की स्थिति, अपने राजस्थान राज्य की स्थिति कहाँ है। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों। क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा, आपको याद रखना है। उसके बाद अपन बात करेंगे सूर्य की किरणें के बारे में, सूर्य के बारे में कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर होता है तो कैसे चमकता है, कहाँ चमकता है, कितनी तारीख को होता है, ये सभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो सूर्य की स्थिति को अपन को पता करना है सबसे पहले, तो अपन इसके बाद पढ़ेंगे सूर्य की स्थिति के बारे में, सूर्य की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति सबसे पहले अपन को पता करनी है, सूर्य की स्थिति। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता हो। ठीक है ना, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो। ठीक है ना, तो ये अपन ने बना दिया ग्लोब। ठीक है, ये हो गई 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा। यहां पर जब सूर्य चमकेगा, ये यहां पर मैंने सूर्य बना दिया। ठीक है ना, यहां पर जब सूर्य चमकता है तो यहां पर क्या होता है, तेज तापमान होता है, अधिक तापमान होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान होने के कारण क्या होती है, यहाँ की जो हवा है वो गर्म होती है, और हमेशा ये ध्यान रखना कि गर्म चीज जो है वो ऊपर उठती है। ठीक है ना, तो यहाँ की जो व्यापारिक पहुने हैं वो गर्म होने की वजह से क्या होती है, व्यापारिक पहुने ऊपर उठती है। क्या होती है, ऊपर उठती है, जो क्या है, वर्षा कराने में सहायक है, जो वर्षा कराने में सहायक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वनस्पति जो है वो पाई जाती है, और कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, और सबसे अधिक तापमान रहता है, और तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ की व्यापारिक पहुने जो है वो यहाँ से ऊपर उठती है। ठीक है ना, और जब ये व्यापारिक पहुने ऊपर उठती है तब क्या होता है, यह वर्षा कराने के अंदर सहायक होती है। ठीक है ना, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कि जब जब सूर्य जो है वो ध्रुवों की ओर गति करेगा, ध्रुवों की ओर जाएगा। ठीक है ना, ध्रुव कौन से होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। जब ऐसे ऐसे ये जाएगा सूर्य तब क्या होगा, देखो, तो जब जब ध्रुवों की ओर ये गति करता है
तब तब सूर्य का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये ग्लोब बना दिया, ठीक है, और ये 0 डिग्री रेखा हो गई, ये हो गया ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है। सूर्य मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो रेखा, ये जो सूर्य है वो अगर ध्रुवों की ओर गति करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर जो है किरणें वो है तिरछी पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी ये भूमध्य रेखा पर है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये तक यहाँ पर सीधी सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती जाती है, और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमने कि जब जब सूर्य जो है वो ध्रुवों की ओर गति करता है तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान के स्तर की बात करें, अपन राजस्थान की बात करें तो सबसे तिरछी किरणें जो है वो कहाँ पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। और सबसे सीधी किरणें जो है वो कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। तिरछी इसके अंदर पड़ती है इस जिले में, और सीधी जो है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। यहाँ तक आपको क्लियर है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता हो। अब अपन बात करेंगे, देखो कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तब क्या होता है, ये हो गया ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री, ये मैंने बना दी 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। क्या हो गई, 23.5 डिग्री की ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है। अब सूर्य जो है वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये किस दिन की बात है, ये बात है 21 जून की बात है। प्रतिवर्ष 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, ठीक है ना। उस समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध आपको पता चल गया ना, ये ऊपर वाला जो आधा होता है ना, ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है। क्या होती है, सबसे छोटी रात होती है, ठीक है ना। इस समय क्या होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है कि नहीं होती है दोस्तों। जब स्कूल खुलने का समय होता है तब भी क्या होता है, गर्मी होती है। तो 21 जून क्या है, स्कूल खुलने का ही समय है, गर्मी की छुट्टियां यहाँ पर चल रही होती है, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है, और जो है 21 जून को जो है ये कर्क रेखा पर सीधा सूर्य यहाँ पर चमकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा 21 जून के दिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर परछाई जो है वो बिल्कुल दिखती ही नहीं है। परछाई का मतलब क्या हो गया, छाया। छाया होता है ना, जैसे मैं खड़ा हूँ, सूर्य ऊपर से ऐसे चमक रहा है तो मेरे पीछे छाया बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसी के पीछे, उसी के साथ क्या होता है, बांसवाड़ा के अंदर जो है परछाई बिल्कुल यहाँ पर दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर जो है सूर्य की एकदम सीधी सीधी किरणें पड़ती है। सीधी सीधी किरणों का मतलब क्या होता है, परछाई पूरी वहां से छुप गई है, ठीक है ना। परछाई बिल्कुल वहां पर नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक पॉइंट और जोड़ लो, कम परछाई भी यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो ये था कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है। अब अपन बात करेंगे कि मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो आगे, तो देखो दोस्तों, चौथा है कि मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तब क्या होता है, ठीक है ना। तो मकर रेखा कहाँ हो गई, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, ये हो गई यहाँ पर मकर रेखा, ठीक है ना। अब सूर्य को अपन लेके आते हैं इधर, ठीक है। ये हो गई मकर रेखा पर सूर्य जी आ गए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो, ठीक है। तो सूर्य जो है वो अब यहाँ पर चमकता है। कब चमकता है, यह चमकता है 22 दिसंबर को। कब चमकता है, 22 दिसंबर को यहाँ पर चमकता है, ठीक है ना। 21 जून को आप ध्यान रख लेना, एक चीज है, 21 जून को कर्क
मकर संक्रांति को रूप में जाना जाता है। क्या माना जाता है? कर्क संक्रांति के रूप में यहाँ पर माना जाता है। ठीक है ना, आप देख लेना, लिख देना, ठीक है ना, उसके अंदर एडिट कर देना। 22 दिसंबर को जो है यहाँ पर मकर संक्रांति मानी जाती है। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि 22 दिसंबर को कैसे? अपन के तो यहाँ पर 14 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति, तो वो खगोलीय घटना और नक्षत्र घटनाओं के अनुसार जो है अपन 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। पर इन सूर्य की स्थिति के को देखें तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। ठीक है ना। उस समय क्या होता है, अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, शीत ऋतु होती है कि नहीं होती है, सर्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, यहाँ पर शीत ऋतु होती है। ठीक है ना, ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, शीत ऋतु ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे बड़ी रात होती है कि नहीं होती है, सबसे बड़ी यहाँ पर रात होती है दोस्तों। और सबसे छोटा क्या होता है, दिन होता है। सबसे छोटा क्या होता है, दिन होता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये था मकर रेखा के बारे में कि जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तब अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, और ये किस दिन चमकता है, 22 दिसंबर प्रति वर्ष चमकता है सीधा। उस समय क्या होती है, मकर संक्रांति होती है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है और सबसे बड़ी यहाँ पर रात होती है और सबसे छोटा यहाँ पर दिन होता है। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अपन पांचवें की बात करेंगे कि जब सूर्य जो है वो उत्तर के ध्रुव पर चमकता है और दक्षिण ध्रुव पर चमकता है तब क्या होता है। ठीक है ना। तो ये देखेंगे अपन पांचवें पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में कि पांचवा पॉइंट क्या है कि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव पर सीधा चमकता है। ठीक है ना। जैसे ये गोलार्ध बना लिया, ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा हो गई और ये उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर ये सूर्य जी जो है वो चमक रहे हैं। ठीक है ना। तब क्या होता है, तब पूरे विश्व के अंदर, ये किस समय की बात है, 21 मार्च की बात है। कब की बात है, 21 मार्च की बात है। सबसे पहले आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद पूरे विश्व के अंदर जो है, पूरे विश्व के अंदर जो है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब पूरे विश्व की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि राजस्थान के अंदर भी जो है 21 मार्च को क्या होता है, पूरे दिन जो है, दिन और रात जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे अपन दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन मैं कर देता हूँ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। ये हो गया अपना छठा पॉइंट। ठीक है। अब दक्षिणी ध्रुव की अपन बात करते हैं तो यहाँ से सूर्य हटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जब सूर्य आता है तब कौन सा दिन होता है, तब होता है यहाँ पर 23 सितंबर। कौन सा होता है, 23 सितंबर होता है दोस्तों। और विश्व के अंदर इसके इस दिन भी क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर यहाँ पर होते हैं। और जब विश्व की बात हो रही है तो राजस्थान के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी दिन और रात क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर भी दिन और रात क्या है, बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो दिन रात बराबर कब होती है, एक तो 21 मार्च याद रखना है आपको और एक 23 सितंबर याद रखना है। ठीक है ना। जब आपको उत्तरी ध्रुव के बारे में पूछे तब ये आपको बताना है। ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछे तब ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले वीडियो भी अपन इसी के अंदर चढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।